नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं दोस्तों। 8वां पे कमीशन का फाइनल प्रपोजल तैयार कर लिया गया है, जिसमें 66 प्रपोजल्स हैं। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है जेसीएम के साथ कई सारे संस्थाओं की कई दौरों की बैठकों के बाद अब दोस्तों प्रपोजल फाइनल कर लिया गया है, जिसकी जानकारी शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद दी है। अब फिटमेंट फैक्टर की सुई जाकर के 3.833 पर पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ा उछाल हो सकता है, जिसके बारे में आगे सिलसिलेवार तरीके से डिटेल्स में पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पीछे इस थंबनेल में देख पा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। क्योंकि हम सबको पता है 8वें पे कमीशन ने अभी संस्थाओं से, इंडिविजुअल्स से, गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पॉइंट मांगे हैं, जिनको लेकर के जेसीएम ने भी कई दौरों के बैठकों के बाद अब अपने पॉइंट जो है तैयार कर लिए हैं, सबमिट कर दिए हैं पे कमीशन को। दोस्तों, जेसीएम वो संस्था है जिसके दिए गए पॉइंट को भारत सरकार ने संसद के पटल में भी रखा था। पिछली बारी 8वें पे कमीशन के जो पॉइंट जेसीएम ने दिए थे, उनको भारत सरकार ने बाकायदा कबूला था कि हां पॉइंट मिले हैं, और उनको संसद में भी रखा था। तो इसलिए अब जो 66 पॉइंट्स जेसीएम ने सबमिट किए हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और इन पॉइंट्स में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। आगे पूरा पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा दोस्तों। शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या जानकारी दी है वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी बड़ी जानकारी को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मोटा मोटा क्या क्या पॉइंट है समझते हैं। आखिरकार फाइनल हुआ 8वां वेतन आयोग का प्रपोजल। बड़ी खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग ड्राफ्टिंग कमिटी के पॉइंट्स प्रस्तुत हुए हैं और सबमिट भी कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, कुल 66 प्रपोजल हैं कुल मिलाकर के। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर फाइनली 3.833 तक तय हो चुका है। मिनिमम पेमेंट को 18,000 से बढ़ाकर 69,000 किया जाए, ऐसी मांग की गई है। एफएमए 1,000 से बढ़ाकर 5,000 हो। सालाना 6% का एनुअल इंक्रीमेंट मिले। 30 साल के अंदर सबको 5 एमएससीपी मिले। जी हां दोस्तों, चलिए हम जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा क्या है। ये देखिए डिटेल्स में आपको समझाता हूं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी के रूप में हमारी ओर से 8वें वेतन आयोग को तय समय सीमा से काफी पहले आज मेमोरेंडम भेज दिया गया है। यह कल की बात है। चलिए, बढ़ती महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम मांगे रखी गई है। इनमें से फिटमेंट फैक्टर 3.833 प्रस्तावित किया गया है। इसी के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 के स्थान पर 69,000 करने का और अधिकतम वेतन 2,15,000 रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही फैमिली यूनिट को 5 करने की मांग की गई है। इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू में असमानता को समाप्त करते हुए दोनों के समान रूप से एक एक यूनिट देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल करने की मांग की गई है। ये तो मूलतः उन्होंने क्या बताया। अब चलिए डिटेल्स में आपको समझाता हूं, पॉइंट वाइज समझाता हूं। इसके आगे भी उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स बताए, वो भी समझाऊंगा। और जो 66 प्रपोजल भेजे हैं उनको भी समझते हैं। चलिए डिटेल्स में जो पॉइंट वाइज सामने आई है जानकारी, उसको देखते हैं। तो यह रहा जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी थी। कल ये इन्होंने ट्वीट किया है, जिसका यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए इसके आगे उन्होंने क्या कहा है। सालाना वेतन वृद्धि के लिए 6% की मांग भी रखी गई है। अधिकतम कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाने के मकसद से पे स्केल में संरचनात्मक बदलाव का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान पे स्केल 2 और 3 को मिला करके नया पे स्केल 2 बनाया जाए। इसी प्रकार पे स्केल 4 और 5 को मर्ज कर नया पे स्केल 3 बनाने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान पे स्केल 6 को संशोधित करके पे स्केल 4 में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है। जबकि पे स्केल 7 और 8 को मिला करके नया पे स्केल 5 बनाने की मांग की गई है। यानी कि पे स्केलों में बदलाव की मांग की गई है, जो बहुत बड़ी मांग है।
आगे उसी तरीके से इसके साथ ही वर्तमान पे स्केल 9 और 10 को मर्ज कर नया पे स्केल 6 बनाने की मांग भी प्रस्तावित दिया गया है। इन बदलावों का मकसद वेतन संरचना को सरल बनाना और अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ सुनिश्चित करना है। आगे देखिए, इनके अलावे महिलाओं और पेंशन भोगियों के हितों का ख्याल रखते हुए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। यह सभी प्रस्ताव कर्मचारियों के हितों को मजबूत करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिए गए हैं। तो ये तो वो पॉइंट्स है जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने ट्वीट में बताया। चलिए हर पॉइंट को समझते हैं। टोटल 66 पॉइंट है, जिनको अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। ये तो अंग्रेजी में है दोस्तों, ये देखिए पूरे पॉइंट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। अब ये रहे पॉइंट्स, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं और आपको समझा देता हूं कि आखिर पॉइंट्स क्या क्या हैं। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और एआईएडीएफ के स्टाफ पक्ष द्वारा ज्ञापन में 8वीं सीपीसी समक्ष रखी गए महत्वपूर्ण मांगे। सबसे पहले न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए हो, 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए हो, सभी लाभों के लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 हो, यानी कि हर चीज को, चाहे बेसिक हो चाहे अलाउंसेस हो, सभी लाभों को 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। अगली मांगे, मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उपयुक्तता कारक 3.833, फिटमेंट फैक्टर को 3.833 की मांग रखी गई है दोस्तों। जी हां, कहां हम बात कर रहे हैं 1.92, कहां 2.57, लेकिन अब जो जेसीएम ने मांग की है, देखिए कहां की मांग कर दी है, 3.833। ये प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा ये पे कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन मांग की गई है 3.833 की। चलिए आगे, 30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 बार पदोन्नति, वित्तीय उन्नति, एसीपी, यानी कि 30 साल में हर 6 साल में एमएससीपी या एसीपी का फायदा दिया जाए। पदोन्नति के दौरान वेतन निर्धारण के लिए 2 वेतन वृद्धि न्यूनतम 10,000 रुपए की अधीन हो, यानी कि मिनिमम 10,000 रुपए 2 पदोन्नति में मिले, ऐसी भी मांग की गई है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। देखिए ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंटली, तो उनको 2 करोड़ का मुआवजा हो। 1 जनवरी 2004 के या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली हो। आगे, स्नातकोत्तर और बाल शिक्षा तक बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा किया जाए और छात्रावास सब्सिडी बढ़ाकर 35,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा किया जाए। यानी कि बच्चों का जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो हर महीने का 10,000 रुपए किया जाए और जो हॉस्टल सब्सिडी है उसको हर महीने का 35,000 किया जाए, ऐसी मांग रखी गई है। अगली मांग देखिए, मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन हो। यहां पर पेंशन संशोधन की भी मांग की गई है 10 नंबर मांग में। ये देखिए पेंशन संशोधन की बड़ी मांग है और पेंशन किस तरीके से निर्धारण करने की मांग है। देखिए, पेंशन अंतिम वेतन का 67% होना चाहिए और पारिवारिक पेंशन 50% होना चाहिए। बहुत बड़ी मांग है। आज के डेट में हमें पेंशन 50% मिलता है, जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट 30% मिलता है, यानी कि जो बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक पे की बात कर रहा हूं, लेकिन अब उसको 67% की मांग की गई है। फैमिली पेंशन को 50% की मांग की गई है। आगे देखिए, बिना किसी सीमा के कोई ईएल का संरचना और 600 दिनों तक का नकदीकरण, 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवा में रहते हुए ईएल का 50% नकदीकरण, यानी कि जो इनकेसमेंट एलटीसी होता है उसके बारे में भी, उसको भी 600 दिन तक बढ़ाने की जो है बात की गई है। सालाना 20 दिन तक हम एलटीसी ले सके, ऐसी मांग की गई है। पूर्ण संचित आधे वेतन अवकाश, यानी कि एचपीएल का नकदीकरण चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना पूर्ण वेतन के लिए किया जा सकता है, ऐसी भी मांग की गई है। अस्थायी ड्यूटी और एलटीसी पर रहते हुए सभी श्रेणियों के लिए उड़ान सुविधा, सभी कर्मचारियों के लिए स्थानीय यात्रा हेतु एसी टैक्सी जो है लागू किया जाए, यानी कि एलटीसी के लिए जो भ्रमण की सुविधा है उसकी भी मांग की गई है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा निश्चित किया जाए। आगे, सभी जिलों में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सीजीएचएस लाभार्थियों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा। एफएमए के को संशोधन करके 5,000 रुपए प्रति माह किया जाए। दोस्तों, हर जगह पर, हर जिले में सीजीएचएस या ईसीएचएस जैसी सुविधा स्थापित की जाए और एफएमए जो लेते हैं उनका एफएमए का जो पैसा है वो 5,000 रुपए किया जाए।
यहां पर लिखा हुआ है 5,000 रुपए किया जाए। ये देखिए 5,000 रुपए किया जाए, तो ऐसी मांग की गई है। आगे देखिए आप अगली मांग है अनुकंपा नियुक्ति 100% होनी चाहिए। सभी पदों पर सभी योग्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति हेतु एलडीसी का अवसर मिले। समूह सी के लिए समूह बीमा 1 करोड़ रुपए और समूह बी के लिए 1,50,00,000 रुपए बीमा। देखिए ये कुछ सिविलियन पेंशनर, सिविलियन कर्मचारी के भी पॉइंट्स हैं। ग्रेच्युइटी के रूप में 1 महीने का वेतन और अधिकतम 33 वर्ष की सेवा की गई सीमा नहीं होनी चाहिए। ये जो सीमा रखी गई है ग्रेच्युइटी का, वो सीमा हटा देना चाहिए। सीसीएल दूसरे 365 दिन के दूसरे कार्यकाल में 100% वेतन और 1 वर्ष में कार्यकाल को संख्या 3 के बजाय 6 तक बढ़ाई जा सकती है। महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म का अवकाश मिले। पुरुष कर्मचारियों को 45 दिन का पितृत्व अवकाश मिले। गर्भाशय निकालने की सर्जरी कराने वाली महिलाओं कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश मिले। पूरी सेवा अवधि में 60 दिन का अभिभावक देखभाल अवकाश मिले, यानी कि अभिभावक देखभाल यानी कि पेरेंट को केयर करने के लिए भी, पेरेंट की देखभाल करने के लिए भी 60 दिन की छुट्टी दी जाए। WRIL और SPL से कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की कोई वसूली WRIL के दौरान जमा नहीं की जानी चाहिए। ये सिविल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। अब देखिए 27 नंबर पॉइंट क्या है। 27 नंबर पॉइंट है, एक माह में 2 से आने पर कुल मिलाकर 120 मिनट की गणना की जानी चाहिए। यह भी सिविल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, गृहनगर के लिए वर्ष में 1 बार और पूरे भारत के लिए 2 बार, साल में 1 बार एलटीसी सेवा में रहते हुए 2 बार विदेश यात्रा के लिए एलटीसी, सास ससुर को भी एलटीसी का लाभ दिया जा सकता है। यानी कि ये भारत भर में घूमने के लिए, साथ ही साथ विदेश भ्रमण के लिए भी एलटीसी दिया जाए, क्योंकि आजकल दोस्तों ये पूरा दुनिया एक गांव की तरह हो गया है। जब से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो एलटीसी में भी उसी हिसाब से ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि बाहर भी घूमने के लिए एलटीसी की सुविधा दी जाए। एलटीसी में माता पिता के साथ साथ सास ससुर को भी हम ले जा सके, ऐसी सुविधा दिया जाए, ऐसी भी मांग की गई है। परिचालन सेवा बहाल होने तक एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ दिया जाएगा। वास्तविक मूल वेतन और दैनिक भत्ता पर न्यूनतम 30 दिनों का बोनस गारंटी हो। 30 दिनों की बोनस मांगी गई है। चलिए लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और लेवल 8 और लेवल 9 और 10 का विलय किया जाए, जिसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया था। कर्मचारियों को एक बार के उपाय के रूप में लेवल 6 में रखा जाए, यानी कि जो पे लेवल है उनको मर्ज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेवल में रख करके नीचे वाले जो खास करके कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की ये मांग है दोस्तों। आगे देखिए, एचआरएफ को 3 स्लैब में विभाजित किया जाएगा। आगे जोखिम भत्ता बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता दिया जाए। वास्तविक मूल वेतन पर रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाए, नाइट ड्यूटी। अग्रिम ब्याज मुक्त होने चाहिए। एसबीए अधिकतम 2 करोड़ रुपए हाउस बिल्डिंग एडवांस जो मिलता है, मृत्यु की स्थिति पर टर्मिनल लाभों से कोई वसूला नहीं जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को 4 पहिया वाहन अग्रिम दिया जाएगा। देखिए कई सारी मांगे हैं। और 40 नंबर में देखिए, कंप्यूटर के लिए अग्रिम राशि 2 लाख रुपए दी जाए कंप्यूटर खरीदने के लिए। अब देखिए आगे और मांगे हैं। 41 नंबर की मांग क्या है, प्राकृतिक आपदा अग्रिम और महोत्सव अग्रिम बहाल किया जाएगा। यानी कि जो पुराने अलाउंसेस कुछ थे, प्राकृतिक आपदा में या तो जो महोत्सव होते हैं उनमें जो अग्रिम मिलता था, जो एडवांस मिलता था, उसको बहाल किया जाए। देखिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश को 12 दिन और औद्योगिक अवकाश को 15 दिन प्रति वर्ष तक बहाल किया जाए। यह सिविल का पॉइंट है। सभी भत्तों में 3 गुना वृद्धि की जाएगी और उन्हें महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि से जोड़ा जाएगा। यानी कि जितने भी भत्ते हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, उनको 3 गुना किया जाए। मातृत्व अवकाश को 2 बच्चों की सीमा से बिना 240 दिनों तक बढ़ाया जाए, यानी कि लिमिट बढ़ा दिया जाए। पेंशन का रूपांतरण 11 वर्ष बाद बहाल किया जाएगा, यानी कि जो 15 वर्ष में पेंशन मिलता है उसको 11 साल किया जाए। प्रत्येक 5 वर्ष में पेंशन में वृद्धि हो, हर 5 साल में, जैसे ओआरओपी होता है ऐसे ही सभी के लिए मांग की गई है। ये नागरिक कर्मचारियों के लिए भी एक रैंक एक पेंशन हो, यानी कि जो सिविल के कर्मचारी हैं
उनके लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की गई है। यहां पर पेंशन हमारा अधिकार है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह भी कही गई है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर बिना किसी प्रतिबंध के भत्ते और अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के लिए आश्रित माता पिता या माता पिता के ससुराल वालों के लिए कोई आय सीमा नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 50 नंबर तक हो गए। 51 नंबर पॉइंट देखिए, पेंशनर से जुड़ा हुआ है। 51 नंबर पॉइंट है, पेंशन भोगियों के लिए HRA और LTC दी जाए। पेंशन भोगियों के लिए भी HRA की मांग की गई है, हाउस रेंट अलाउंस की मांग की गई है, साथ ही साथ जो है LTC की भी मांग की गई है। दिनांक 1 फरवरी 2012 के DOPPW कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के लिए समूह ए से अधिकारियों के समकक्ष CGHS में के माध्यम से वार्षिक चिकित्सा जांच हो। यानी कि जिनकी भी उम्र 40 साल से ऊपर है, चाहे अधिकारी है चाहे नीचे लेवल के कर्मचारी हो, उनका बिल्कुल सही तरीके से वार्षिक चिकित्सा जांच हो, वार्षिक मेडिकल जो है किया जाए। ये देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रतिष्ठानों में सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने के लिए कहे जाने पर एकल दर पर ओवर टाइम भत्ता मिले। ओवर टाइम भत्ते की मांग की गई है। चिकित्सा सहायता की अवकाशता वाले बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए देखभाल भत्ता, घरेलू नर्स भत्ता मिले। यानी कि जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं उनके लिए अलग से घरेलू नर्स भत्ता हो या देखभाल भत्ता भी मिले। गैर राजपत्रित कर्मचारियों का तबादला उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा नहीं किया जाएगा। पति पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती अनिवार्य की जानी चाहिए। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत बहाल की जानी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन के लिए जो रियायत थी उसको भी बहाल किया जाए, ऐसी मांग की गई है। 57 नंबर में पूर्व सैनिकों के नागरिक कर्मचारियों के रूप में शामिल होने के बाद नागरिक सेवा में अर्जित EL को 600 दिन तक भुनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि जो लिव इनकेसमेंट का जो मसला है, जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन किया जाए, यह भी मांग की गई है। मान्यता प्राप्त संघ गतिविधियों के लिए 20 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सीमा को हटाया जा सकता है और विशेष आकस्मिक छुट्टी के दिनों की संख्या के बारे में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह हो गया 58 नंबर पॉइंट। अब देखिए अब कुछ ही पॉइंट बचे हैं, कुल मिलाकर 66 पॉइंट है। अब 59 नंबर PRIS के कर्मचारियों को ISRO DS के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, ADHD, तांत्रिक संबंधी विकार, शारीरिक अक्षमता आदि से पीड़ित बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता और CCL दिया जाए। यानी कि जिनके बच्चे खास बीमारियों से जो है ग्रस्त हैं उनके लिए अलग से भत्ते दिए जाएं, यह भी मांग की गई है। पेंशन पर कोई आयकर कटौती नहीं होनी चाहिए। यानी कि पेंशन के ऊपर कोई टैक्स ना हो, कोई लिमिट की जरूरत ही नहीं। अगर पेंशनर है तो उनके ऊपर कोई टैक्स ना हो, ऐसी मांग की गई है। आगे देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से व्यावसायिक कर की वसूली नहीं की जानी चाहिए। आगे देखिए नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद करो और सभी रिक्तियों को भरो। कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती शुरू किया जाए। शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को शारीरिक सहायता प्रदान की जा सकती है और अस्पतालों, निदान केंद्रों में जाने के लिए विशेष भत्ता के रूप में अपरिहार्य गतिशीलता लागत की सिफारिश की जा सकती है। यानी कि जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, डिसेबल्ड कर्मचारी हैं, डिसेबल्ड पेंशनर हैं, उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाएं। 8वें CPC में प्रस्तावित संशोधित वेतनमान हो। और इसका वेतनमान का जो एक वेतनमान भी एक है, टेबल है, उस टेबल को चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन में पेमेंट के लिए जो प्रस्तावित टेबल बनाया गया है, जो सबमिट किया गया है JCM की तरफ से, ये वो टेबल है। प्रोपोज 8 पे कमीशन का जो है टेबल ये है। 7वें पे कमीशन में ये था। और जो proposed minimum of the proposed 8 पे कमीशन by applying 3.833 फिटमेंट फैक्टर। देखिए पे स्केल एक एग्जिस्टिंग पे लेवल था, अब उसको एग्जिस्टिंग 18,000 से 56,900 था, जिसको बढ़ा करके सीधा मिनिमम 69,000 जो है मांगा गया है। उसके साथ ही साथ पे स्केल 2 आफ्टर मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग 2 और 3, 2 और 3 को मर्ज करके पे स्केल 2 की मांग की गई है।
जो एग्जिस्टिंग 21,700 था, मैक्सिमम 69,100 था, जिसका मिनिमम अब 83,200 करने की मांग की गई है। यानी कि 21,700 को बढ़ा के 83,200 और इसमें पे लेवल 2 और 3 को मर्ज करके पे लेवल 2 बनाने की मांग की गई है। उसी तरीके से अगर हम पे स्केल 3 की बात करें तो एग्जिस्टिंग जो पे लेवल 4 एंड 5 है, यानी कि बात करें तो नायक और हवलदार की बात हो रही है। यहां पर 4 और 5 होता है नायक और हवलदार, तो नायक और हवलदार का पे लेवल को जो है एग्जिस्टिंग 29,200 से 92,300 रुपए का जो लिमिट है उसको अब मिनिमम 29,200 को बढ़ा करके 1,12,000 की मांग की गई है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी मांग है ये। इसके साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो पे लेवल 4 है, जो कि 6 एग्जिस्टिंग 6 है, उसको 4 बनाने की मांग है, जिसमें 35,400 मिनिमम है, उसको बढ़ाकर 1,35,700 करने की मांग की गई है। इसी तरीके से पे लेवल 5 जो कि 7 और 8 को मर्ज करके 5 बनाने की मांग है, जिसमें 47,600 अभी मिनिमम है, जिसको 1,82,000 की मांग की गई है। इसी तरीके से पे लेवल 6 जिसमें 9 और 10 को मर्ज करके 6 बनाने की मांग है, जिसमें 56,100 रुपए अभी मिनिमम है, जिसको 2,15,100 रुपए करने की मांग की गई है। इसी तरीके से जो टोटल जो मर्जिंग है एग्जिस्टिंग लेवल 11 टू 17 में भी अब जो 11 टू 17 है, जो अधिकारियों के बड़े अधिकारियों के जो पे लेवल है उनको भी इस तरीके से पे लेवल 7, 8, 9 इस तरीके से रीनंबरिंग किया जाए, इस तरीके की मांग की गई है दोस्तों। तो ये एक टेबल है, पेमेंट का टेबल है, जो प्रपोज्ड टेबल है, जो जेसीएम की तरफ से अभी पे कमीशन को सबमिट कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी मांग है दोस्तों, बहुत बड़ी मांगे हैं। ये मांगे बहुत बड़ी है क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं मांगों के ऊपर जो है पे कमीशन में चर्चा होगी, डिस्कस होगी और उसके बाद फाइनली पे कमीशन अपना रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। तो दोस्तों, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी ब्रेकिंग और बड़ी जानकारी को लेकर के आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।